नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा, जहां हम आपको बताते हैं बीमा क्षेत्र की हर बड़ी खबर और उसका आपकी जिंदगी और जेब पर असर। देश में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वहीं लोग अब सिर्फ टैक्स बचत नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा के लिए भी बीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हेल्थ, लाइफ और मोटर बीमा में नए ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। देखिए, नए प्रीमियम संग्रह में बड़ी छलांग जो है वो देखी गई है। इसके क्या मायने हैं उस पर बात होगी। महिलाओं के लिए भी नए प्रोडक्ट आए हैं, तो बीमा में कौन कौन से महिलाओं के लिए प्रोडक्ट आए हैं उस पर हम बात करेंगे। वहीं मोटर बीमा बाजार में नया ट्रेंड जो है वो देखा गया है। मोटर इंश्योरेंस मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या कहता है, नया ट्रेंड, उस पर बात होगी। वहीं 1 करोड़ हेल्थ कवर की मांग भी बढ़ गई है। और फिर बात आईसीयू के लिए नए राष्ट्रीय मानक जो हैं वो लाए गए हैं। क्या ये मानक हैं, उन पर बात होगी। तो आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट और एसोसिएट प्रोफेसर बिमटेक मनोज कुमार पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू, नमस्कार सबको जी सर, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को आदेश की कहानी, जिन्होंने एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली, लेकिन ये पॉलिसी कैसे कम पड़ गई। आदेश त्यागी ने 4 साल पहले परिवार के लिए 5 लाख रुपए की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली। आदेश को लगा कि परिवार के लिए बीमा पर्याप्त है। पिछले महीने उनकी पत्नी सुमन को किडनी से जुड़ी बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सुमन हफ्ते भर अस्पताल में एडमिट रहीं। दर्जनों टेस्ट और एक माइनर ऑपरेशन को मिलाकर कुल बिल 8 लाख रुपए आया। आदेश को जो बीमा 4 साल पहले पर्याप्त लग रहा था वो कम पड़ गया। आदेश को 3 लाख रुपए अपनी जेब से भरने पड़े। बीमा होने के बाद भी आदर्श अब कर्ज के बोझ में दब गए हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, अभी जो हमने अपनी स्टोरी दिखाई, अपने दर्शकों को आदेश की, उसमें सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या की है, क्या सबक इस स्टोरी से हम ले सकते हैं? अब उन्होंने गलती की है या ना की है तो ये तो डिपेंड करता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका इनकम लेवल कितना है। क्योंकि जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 3 ए आते हैं। एक तो होता है कि आदमी को अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का सॉल्यूशन यानी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे क्रूशियल फैक्टर खास करके जो हेल्थ इंश्योरेंस में है वो होता है एफोर्डेबिलिटी। क्या उस आदमी की इतनी आमदनी है कि एक महंगे हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन जो भी छोटा मोटा जो केस स्टडी से समझ में आया, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि नॉर्मल इन्फ्लेशन अगर 6-7% है, सरकार तो उससे भी कम की बात करती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ केयर का जो इन्फ्लेशन है लगभग 14% के आसपास है। 12% इंटरेस्ट रेट पे मनी 2-6 साल में दुगना हो जाता है। तो आप यूं मान के चलिए कि जो स्थिति है मेडिकल इन्फ्लेशन की, हमारे बीमारी के जो खर्च हैं वो हर एक 5 साल में दुगने हो जाएंगे। यानी 5 साल में दुगने, और उसके बाद जब दुगना होगा तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हकीकत यही है। तो अब उस केस स्टडी में ये कहना मुश्किल है उन्होंने गलत किया सही किया, क्योंकि एफोर्डेबिलिटी की हालत हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज के डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 लाख का फैमिली फ्लोटर कम दिखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ठीक है। मैं आपको एक डाटा दे दूं कि वैसे भी इंडिया में जो एवरेज मेडिकल कॉस्ट है ना, जो एवरेज मेडिकल क्लेम का जो अमाउंट है वो केवल 40,000 रुपए है। लेकिन दुर्भाग्य से किसी के साथ कोई भी दुर्भाग्य घटना घट सकती है, वहां लाखों के बिल आ सकते हैं। एक थंब रूल देखा जाए तो कम से कम जो कुछ क्रिटिकल बीमारियां होती हैं उतने का तो हमारे पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और उसमें आप ध्यान देख लीजिए, हार्ट का बाईपास सर्जरी हो जाए या किडनी ट्रांसप्लांट वाली स्थिति आ जाए, इन सब बीमारियों में आज के डेट में कहीं भी 15 से 20 लाख का खर्च तो होना ही होना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एफोर्डेबिलिटी हो तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को फैमिली फ्लोटर में कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस तो जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। सर, ये जो कवर है वो पर्याप्त है 20 लाख तक का, और इसको रिव्यू अगर करना हो कवर को, कब रिव्यू कर सकते हैं? अब जैसा कि मैंने कहा कि 14% अगर मेडिकल इन्फ्लेशन है तो हर 5वें साल बाद आपका कवर डबल का हो जाना चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम ये है अंजलि जी कि जिस तरह से महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सैलरी का इंक्रीमेंट तो नहीं बढ़ रहा है ना। बिल्कुल। तो वो जो गैप है, जो एफोर्डेबिलिटी का जो इशू है, वो समय के साथ महंगा मतलब एक इशू बनता जा रहा है। और ये डाटा कहता है कि बहुत सारे लोग अब अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यूअल भी नहीं कर सकते। ये परसेंटेज 5 से 7% बताया जा रहा है। जब लोग रिन्यूअल नहीं करते हैं और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप बीमा का रिन्यूअल क्यों नहीं करते हैं, तो एफोर्डेबिलिटी वहां आती है। खास करके ये प्रॉब्लम हमारे सीनियर सिटीजन में होता जा रहा है, क्योंकि प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो 20 लाख का इंश्योरेंस अगर आज सफिशिएंट लग रहा है, जैसा कि मैंने रीजन के साथ बताया, तो 5 साल बाद इसे 40 लाख का होना चाहिए और 10 साल बाद इसे 80 लाख का होना चाहिए। तो प्रॉब्लम वहां है कि इसका इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे भारत सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरी वाला जो नेटवर्क है, उनको कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पॉलिसी के साथ में टॉपअप और सुपर टॉपअप अगर किसी ने लिया है तो किसके लिए ये जरूरी है और किस तरह ये दोनों काम करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए कि क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक बेस पॉलिसी होती है, जैसे कि अमित ने 5 लाख की बेस पॉलिसी ली थी। टॉपअप पॉलिसी जैसा कि नाम ही है कि वो ऊपर बैठता है, बेस पॉलिसी के वो ऊपर बैठता है। वो तभी ट्रिगर करता है जब आपकी बेस पॉलिसी का जो अमाउंट हो वो आपके हॉस्पिटल के खर्चों में एग्जॉस्ट हो गया हो। जैसे अगर अमित ने एक टॉपअप पॉलिसी ले रखी होती तो 5 लाख का जो अमाउंट था वो उनके बेस पॉलिसी से आता और फिर 3 लाख रुपया उनको उस टॉपअप से आ जाता। अब टॉपअप जो है वो पॉलिसी बहुत सस्ती होती है। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल दे दूं, मैं और मेरी वाइफ का 7.5 लाख का बीमा है, जो बेसिक बीमा है, उसका प्रीमियम लगभग 60,000 रुपया है। लेकिन उसके बाद मैंने खुद दोनों व्यक्ति के लिए एक टॉपअप प्लान ले रखा है जो कि नेक्स्ट 15 लाख का है। यानी मेरा टोटल कवर लगभग 22 लाख का हो जाएगा। उस टॉपअप प्लान जो कि 15 लाख का है, उसका प्रीमियम केवल 10,000 रुपया है। तो टॉपअप प्लान बहुत रेयरली काम आएगा, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में वो बहुत ही सस्ता और सहज उपाय है। अब अगर मैं 25 लाख का प्रीमियम लेने जाऊं तो मेरा प्रीमियम बहुत एफोर्डेबल नहीं रह पाएगा, चाहे 2 लाख प्रीमियम आ जाएगा। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन, बेस पॉलिसी का कॉम्बिनेशन टॉपअप के साथ बहुत उचित होता है। और मेरी ये सलाह है कि हर व्यक्ति को एफोर्डेबिलिटी के कारण बेस पॉलिसी 5-7 लाख का जरूर रखना चाहिए और उसके बाद उन्हें टॉपअप के द्वारा उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सर, अब टॉपअप चुने या सुपर टॉपअप चुने, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? दोनों में से सर अगर किसी एक को चुना हो तो बेहतर क्या है? ओके, सो टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों ही टॉपअप पॉलिसियां हैं। अंतर सिर्फ ये है कि टॉपअप पॉलिसी में साल में केवल एक बार ही किसी एक घटना में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने टॉपअप पॉलिसी 15 लाख की ले रखी है, आदित्य का ही केस ले लेते हैं। 5 लाख का बेसिक पॉलिसी से क्लेम मिल गया और उन्होंने 3 लाख रुपया अपनी वाइफ के लिए सुपर टॉपअप का यूज कर लिया। अब उस साल के लिए वो टॉपअप पॉलिसी खत्म हो गई। यानी अगर मानिए कि घर में बुरी हालत में अगर किसी को फिर जरूरत पड़ जाएगी, टॉपअप की जरूरत हो, तो वो पॉलिसी काम नहीं करेगी। यानी टॉपअप में केवल सिंगल इंसिडेंट इन ए ईयर कवर होगा। जबकि सुपर टॉपअप में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, भगवान बहुत नाराज हो, और घर में अगर 2 या 3 बार ऐसी नौबत पड़ जाए कि बेस पॉलिसी के खत्म करने के बाद भी पैसा चाहिए, उस स्थिति में सुपर टॉपअप काम आएगा, टॉपअप काम नहीं आएगा। यानी टॉपअप सिंगल यूज, सुपर टॉप पॉसिबली, भगवान न करे किसी के साथ ही घटना हो, मल्टीपल यूज। इसलिए अगर पैसा हो और सफिशिएंसी हो मनी की, तो फिर सुपर टॉपअप ही लेना चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। सर, कवर बढ़ाने के लिए रेस्टोरेशन बेनिफिट कितना कारगर है? देखिए, रेस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो उसका एक मैक्सिमम परमिसिबल, जिसको हम लोग सम एश्योर्ड कहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख हो सकता है। अगर उसमें से एक बीमारी में मानिए कि आधा खत्म हो गया, तो अगली बीमारी के लिए केवल आधा अमाउंट ही बाकी होता है। जब हम रेस्टोरेशन वाला क्लॉज या उसको राइडर बेनिफिट आप कह सकती हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद ही मिलता है, तो उसमें यह होता है कि इररेस्पेक्टिव कि आपने कितनी पहली बीमारी में खर्च की, आपका पुनः फिर से पूरा का पूरा सम एश्योर्ड अवेलेबल रहता है। तो बेसिकली ये कवरेज को बढ़ाने का ही एक तरीका है। ये सब डिपेंड करता है कि
ये देखा जाए कि रेस्टोरेशन बेनिफिट लेने पे प्रीमियम का कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर बेस पॉलिसी प्लस टॉपअप का प्रीमियम रेस्टोरेशन वाली पॉलिसी से कम है तो मैं हमेशा राय दूंगा कि टॉपअप पॉलिसी लिया जाए, क्योंकि उसमें जो जो एक्स्ट्रा लेयर आपको मिलता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खबरें लेकर आए हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत जीवन बीमा कंपनियों के लिए बेहद मजबूत रही है। अप्रैल 2026 में नए बिजनेस प्रीमियम यानी एनबीपी में सालाना आधार पर करीब 41% की तेज वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग के कुल नए प्रीमियम संग्रह ने 30,000 करोड़ के स्तर को पार कर लिया। निजी जीवन बीमा कंपनियों की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, जबकि एलआईसी ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एक्सिस मैक्स लाइफ जैसी कंपनियों ने दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की है। सर, अप्रैल में नए बिजनेस प्रीमियम में 41% की जो तेज बढ़त जो है वो देखने को मिली है, जो ग्रोथ हुई है इसमें, क्या ये सिर्फ लो बेस इफेक्ट है या इंश्योरेंस सेक्टर में वास्तविक मांग जो है वो बढ़ रही है? देखिए, ये न्यूज काफी मतलब पॉजिटिव न्यूज की तरह इंडस्ट्री में लिया गया है, लेकिन जो भी अपडेट्स आए हैं उसमें कोई खास कारण उसमें ऐसा चिन्हित नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि इट कुड बी ए इम्पैक्ट ऑफ द लो बेस इफेक्ट, पिछले अप्रैल में शायद कम बीमा हुआ हो, खास करके इन कंपनियों का जहां ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के जो भी ग्रोथ है इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक कारण जो मैं अपने मन से सोच रहा हूं, ये भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के बाद बैंक इंश्योरेंस वगैरह में काफी स्ट्रिक्ट मिस सेलिंग के अगेंस्ट में जो स्टेप्स लिए गए हैं वो लागू होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इन बैंकों में, क्योंकि जितनी भी कंपनियों का आपने नाम लिया सभी बैंक का इंश्योरेंस ड्रिवन कंपनी है बारिंग एलआईसी, तो हो सकता है कि एक इंटरनल प्रेशर हो कि इसके पहले कि कुछ स्ट्रिंजेंट, कुछ हार्श रूल रेगुलेशन लागू हो जाए, हम कुछ ज्यादा ही अपना टारगेट अचीव कर लें। हो सकता है कि इन कंपनियों ने अपने अधिकारियों के लिए, सेल्स ऑफिसर्स के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम निकाली हो जो कि मंथ बेसिस हो। तो जब तक एग्जैक्टली कारण नहीं मिलता है, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है तो ये वेलकम और सुखद समाचार है। बिल्कुल। सर, निजी जीवन बीमा कंपनियों की ग्रोथ तेज रही है, अब क्या यह आने वाले समय में बाजार हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव भी इसमें देखने को मिल सकता है इसकी वजह से? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। रेदर मेरा अपना खुद का ये एप्रीहेंशन है कि जब से ये बैंक इंश्योरेंस में नए नियम लागू होंगे, जिसको की उम्मीद है कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है, फर्स्ट क्वार्टर के बाद, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रोथ आ सकता है। क्योंकि सरकार हो या आईआरडीआई हो, मिस सेलिंग पे खास करके बैंकों में जो फोर्स सेलिंग होती है उसके बारे में काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ ये भी एक उम्मीद की जा रही है, ऑलरेडी रेगुलेटर ने पब्लिक डोमेन में ये बातें कही हैं कि वो लोग कमीशन के रीस्ट्रक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट रेगुलेशन आने की उम्मीद है। अगर वो होता है और आमदनी घटती है हमारे सेल्स पर्सन का, खास करके मैं यहाँ इंश्योरेंस एडवाइजर की बात करूंगा, तो थोड़ा मोड़ा जो उथल पुथल होता है इंडस्ट्री में, थोड़ा सा नॉन कॉपरेशन, स्ट्राइक वगैरह, इसकी भी संभावना हो सकती है। खैर, तत्काल 1-2 महीने तो नहीं होने वाली है, जुलाई हाँ 1 महीने बाद होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आई एम एप्रीहेंसिव कि ये जो ग्रोथ रेट अभी दिखता है ये कंटिन्यू कर पाएगा। थोड़ा सा सेटलमेंट में टाइम जरूर लग सकता है जब ये नई चीजें लागू। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, हेल्थ बीमा सेक्टर में अब मैटरनिटी कवर वाले प्लान की मांग तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले 2025 में ऐसे प्लान की मांग में करीब 30% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी तेजी से ग्राहक जुड़ रहे हैं। बीमा कंपनियां अब कम वेटिंग पीरियड वाले प्लान लॉन्च कर रही हैं, जहां सिर्फ 3 महीने बाद 50,000 तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है। बढ़ती अस्पताल और डिलीवरी खर्च इसकी सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। सर से ही समझ लेते हैं इसके बारे में। सर, 2024 के मुकाबले 2025 में मैटरनिटी हेल्थ प्लान की मांग तेजी से बढ़ी है। क्या ये बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता का संकेत है या इलाज के बढ़ते खर्च की वजह से मजबूरी जो है वो बन गई है ग्राहकों की? एक्चुअली अंजलि जी, ये दोनों का इफेक्ट है। एक तो अच्छी बात है कि कोई भी मार्केट हो, कोई भी सेक्टर हो, सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है।
तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे लेबर फोर्स में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई में भी बच्चियां कंपैरेटिवली अच्छा कर रही, ये एक हकीकत है। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में सेक्स रेशियो लगभग 40% के आसपास है, जो हम लोग एमबीए कोर्स यहाँ कराते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में बच्चियां आगे आ रही हैं, जॉब पार्टिसिपेशन में आ रही हैं। उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जो प्रेगनेंसी वाले जो पीरियड है वो डिले होते जा रहे हैं। यानी पहले मान लीजिए कि अगर एवरेज एज माँ बनने का 22-23 साल इंडिया में रहा हो, खास करके वर्किंग वुमेन में ये अब 30 के ऊपर जाने लगा है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और चूंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस में, चूंकि वो जॉब में है, इसलिए एम्प्लॉयर के द्वारा उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, वहां मैटरनिटी कवर रहता है। इसके कारण ये संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ चूंकि मैं बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मैं बातचीत भी करता रहता हूं, ये भी एक बात सामने आया है कि समय के साथ जब भी ग्रुप इंश्योरेंस में, खास करके जहां कॉर्पोरेट बिजनेस होता है, जब डिस्कशन हो रहा है, मैटरनिटी लीव एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में आ रहा है और वहां उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक उसमें जो कॉज ऑफ कंसर्न आया है वो ये भी है कि अब ट्रीटमेंट अगेंस्ट इनफर्टिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी डिमांड हो रहा है। तो जो आपने कहा कि अवेयरनेस है, एम्प्लॉयमेंट में बच्चियों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और सोसाइटी में थोड़ा, और दूसरी बात है कि फिर सरकार ने भी काफी इंपॉर्टेंस दिया है कि कोई भी डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल में हो। अब साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जो प्रधानमंत्री का जो आयुष वाला जो ये स्कीम है फ्री वाला, उसमें भी मैटरनिटी कवर है। तो कुल मिलाकर अवेयरनेस है, फैसिलिटी बढ़ी है और सोशल रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैटरनिटी का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए और ये जरूरी भी है मैडम। बिल्कुल सर, अगर मैटरनिटी प्लान अगर लिया जाता है तो उसको लेते समय लोग अक्सर किन शर्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में फिर जब क्लेम लेने की बारी आती है तो फिर परेशानी ग्राहकों को होती है? मुझे ऐसी कोई शिकायत ऐसा नहीं मिली है कि मैटरनिटी में, क्योंकि मैटरनिटी एक बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उसका जो कॉस्ट भी है वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि हॉस्पिटल का, मतलब मैटरनिटी क्लेम में शिकायतें कम आती हैं क्योंकि चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं। तो ध्यान देने वाली बात ही, पहले क्या होता था कि मैटरनिटी में जो वेटिंग पीरियड था वो रहता था कि कम से कम साल भर, या लेडी कंसीव नहीं की हो एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी हमेशा भगवान का देन माना जाता है ये सब चीजों को। एनीवे, लेकिन चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट में प्रेशर है, तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनियां कहीं ना कहीं चीजों को रिलैक्स करती हैं और उसका यही नतीजा है कि जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अब ऐसी भी मार्केट में पॉलिसी आ गई हैं कि बीमा लेने के 3 महीने के बाद भी अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो दैट प्रेगनेंसी विल बी कवर्ड। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, 9 महीना के पहले तो आप मतलब कंसीव, कुल मिला के ये था कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को हम इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे। तो चीजें बदली हैं, ये मार्केट डायनेमिक्स है, डिमांड सप्लाई वाली बात है, तो ये अच्छी बात है। लेट अस अप्रिशिएट इट, इंडस्ट्री ने इस तरह की चीजों को देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हम देखते हैं कि तेज़ी से ग्राहक जो हैं वो बढ़े हैं, लोग इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से ले रहे हैं। अब क्या हम ये मानकर चलें सर कि छोटे शहरों में भी लोग पहले से ज़्यादा अब हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं? ये जो टियर 2 टियर 3 सिटी का जो वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन, ये शायद हम लोगों को दिखाता है कि काफी नीचे वाले शहरों में डिमांड बढ़ी है। ऐसी बात नहीं है। शहर जैसे माने कि बनारस है, लखनऊ है, पटना है, ये भी टियर 2 टियर 3 में आते हैं। तो ये तो कैपिटल सिटी है। लेकिन वैसे भी हर जगह कहीं भी जो एक बड़ा शहर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, आपका सहारनपुर है, ये सब टियर 3 में सिटी आएंगे। आप जाकर के देखिए वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब अच्छे बन गए हैं। हेल्थ सेक्टर अपने आप में एक बड़ा ही लुक्रेटिव बिजनेस प्रपोजिशन है, जो कि इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात नहीं हो जाती है, क्योंकि वहां फिर कमाने वाली बात आ जाती है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अवेयरनेस बढ़ा है, सरकार ने फैसिलिटी दी है। तो इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट ये है कि हम ये देख पा रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ के प्रीमियम में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, लेट अस अप्रिशिएट इट। और चीजें इंप्रूव कर रही है एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटी इज कंसर्न। अब वो कितना इंश्योरेंस के लिए महंगा हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, मोटर बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2026 में थर्ड पार्टी यानी टीपी प्रीमियम में
9.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि ऊन डैमेज यानी ओडी कवर की वृद्धि 9% रही। इसके साथ ही देश का कुल मोटर बीमा कारोबार करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। खास बात यह है कि कोविड के बाद पहली बार थर्ड पार्टी सेगमेंट की रफ्तार ऊन डैमेज से आगे निकली है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में ऊन डैमेज कवर 17.4% की तेज वृद्धि के साथ आगे था। वहीं बढ़ते रिपेयर और क्लेम खर्च भी इस बदलाव की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। सर से ही समझते हैं। सर, फाइनेंशियल ईयर 24 में ऊन डैमेज कवर की ग्रोथ ज्यादा थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 26 में थर्ड पार्टी कवर आगे निकल गया है। ये जो ग्रोथ सर क्या शो करती है, क्या दिखाता है, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? सिंपल सी चीजें देखिए, हमारे यहाँ जो व्हीकल का जो सेल है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है। अब थर्ड पार्टी वर्सेस ओडी की अगर हम बात करें तो शायद आपको ये जान के मतलब जानकारी दे दूं कि जो ओन डैमेज होता है उसमें जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है उसका प्रीमियम घटता जाता है, जबकि ओडी जो थर्ड पार्टी होता है जो कि एक लाइबिलिटी पॉलिसी है, उसका प्रीमियम घटता नहीं है। तो ये भी एक सच्चाई है कि 2022 में लास्ट टाइम थर्ड पार्टी प्रीमियम को रिवाइज किया गया था, तब एक जंप आया था। अगर जो न्यूज आपने बताया, जो कि मैंने भी पढ़ा, तो उसके पीछे एक मूल कारण यही है कि कंप्लायंस का जो सिचुएशन हमारे देश में वो इंप्रूव किया है। समय के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों की पकड़ आसानी से हो पाती है। आपने देखा होगा कि चौराहे पे आज के डेट में हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो मोबाइल फोन से लोगों के नंबर प्लेट को स्कैन करके चालान कर देते हैं। बिल्कुल। मैं तो यहां तक मानूंगा कि इस चीज को और इम्प्रूव करना चाहिए, और रोड पे जितनी भी गाड़ियां हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि कंपलसरी है बाय लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, उनको भी फाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी ये हो नहीं रहा है, लेकिन एक डर, एक मतलब कहीं ना कहीं पकड़े जाने का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई, अगर आपने ट्रैफिक का भी वायलेशन किया है और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रुकेगा तो सबसे पहले वो इंश्योरेंस की पॉलिसी ही मांगता है, पीयूसी सर्टिफिकेट मांगता है। तो ये जो कंप्लायंस है उसके कारण ये जरूर प्रीमियम बढ़ा है, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इंडस्ट्री बहुत मांग कर रही है कि अब 4 साल हो गए, इस प्रीमियम को भी सरकार के द्वारा रिवाइज करना चाहिए, और वो डिमांड काफी मजबूत है, और हो सकता है कि आने वाले समय में उसमें उसमें फिर से रिवीजन की भी बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन सर, अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मोटर बीमा बाजार में आने वाले समय में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो कौन हो सकता है? इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो हो सकते हैं, डिजिटल, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हर एक चीज़ डिजिटल भी हो रही है, तो क्या डिजिटल इंश्योरेंस, या फिर जो रूल्स है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, ये भी एक बड़ी वजह है? नहीं, दोनों चीजें। जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि थर्ड पार्टी में प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, थर्ड पार्टी बल्कि आगे हो गया है। 2-3 चीजें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एज सच मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ाने में कोई योगदान हो, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि अगर आप देखोगे, डाटा देखोगे, तो इंडिया में जो एक प्रेफरेंस है गाड़ी खरीदने का, वो अब एक स्मॉल, जो जिसको सेडान या हैचबैक कहते हैं, वहां से शिफ्ट होकर के लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है मोटर गाड़ी के सेल में, वो एसयूवी में है। यानी जो पहले 5 लाख 6 लाख की गाड़ी खरीदते थे, वो बैंक से लोन लेके 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे थे। तो जो प्रीमियम जो गाड़ी का होता है, वो डायरेक्टली, ओडी जो होता है, ओन डैमेज जो होता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि गाड़ी का कॉस्ट क्या है और गाड़ी की कीमत क्या है। तो मुझे लगता है कि मोटर प्रीमियम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों के प्रेफरेंस चेंज होने के कारण हो रही है। क्योंकि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी आज के डेट में एसयूवी खरीदना पसंद करता है, तो कारण वहां है। बल्कि छोटी गाड़ियों का जो परसेंटेज ग्रोथ है वो घटा है पिछली ये ट्रेंड लगभग 5-6 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ठीक है, देश में लोग अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हैं। हमारी मोटर व्हीकल जो इंडस्ट्री है वो अभी भी कभी भी रोते हुए उनको तो नहीं देखा गया है, हमेशा अच्छी गाड़ियां बिक रही हैं। ये सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। और आने वाले समय में टीपी और ओडी में किस तरीके की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। देश में मेडिकल महंगाई तेजी से बढ़ने के बीच अब 1 करोड़ या उससे ज्यादा के हेल्थ बीमा कवर की मांग लगातार बढ़ रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर, हार्ट सर्जरी और लंबे आईसीयू इलाज जैसे खर्च कई मामलों में 20 लाख से 50 लाख तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अब ग्राहक बड़े हेल्थ कवर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि सिर्फ मेट्रो शहर ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी बड़े कवर की मांग बढ़ रही है। सर से समझते हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कम से कम 20 से 30 लाख का जो कवर है वो जरूरी है। एटलीस्ट इतना तो लोगों को लेना ही चाहिए। लेकिन क्या आज के दौर में 1 करोड़ का हेल्थ कवर वास्तव में जरूरत बनता जा रहा है या अभी सिर्फ ये हाई इनकम वर्ग तक ही सीमित है? देखिए, हेल्थ तो खैर हेल्थ कवर तो होना ही चाहिए, लेकिन जो पिछला जो ओपनिंग रिमार्क हम लोग का था शुरू में उस केस स्टडी के साथ, तो हकीकत है कि हेल्थ कवर के साथ एफोर्डेबिलिटी बहुत जुड़ी हुई है। अभी हाल में ही बेशक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर में काफी अच्छा काम कर रहा था, उनका एक स्टडी था, उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि अगर 40 साल के किसी व्यक्ति का एक फैमिली फ्लोटर प्लान 1 करोड़ का है तो आज के डेट में उसका प्रीमियम लगभग 30-35 हजार के आसपास है, क्योंकि 40 साल का यंग आदमी है। लेकिन वही व्यक्ति जब 60 साल का हो जाएगा और जिस तरह से ये मेडिकल का जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसका उम्र भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। उनका एक स्टडी था कि तब 60 की उम्र में 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ सम एश्योर्ड का प्रीमियम 8 लाख रुपया हो जाएगा। तब तक शायद वो व्यक्ति रिटायर भी कर जाए, ठीक है, बाल बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो क्या वो एफोर्ड कर पाएगा? तो ये जो 1 करोड़ वाला जो एक मार्केटिंग का जो एक प्रेशर है जो शो किया जा रहा है, ठीक है, मतलब सम एश्योर्ड रीजनेबल होना चाहिए। अगर हम एफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन मेरा डाउट है कि इंडिया में कितने लोग, अभी आपको शायद मैं बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैं डाटा देख रहा था, इंडिया में केवल 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने खुद से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। लगभग 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि उनके एम्प्लॉयर ने हेल्थ कवर दे रखा है, और 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार या राज्य सरकार ने कवर दे रखा है। टोटल अभी 58 करोड़ लोग ही इंडिया में इंश्योर्ड हैं। ध्यान देने वाली बात है, जब हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्हें अपने खुद के पॉकेट से ये प्रीमियम भरना है, तो वो संख्या आज भी 6 करोड़ है। तो इसमें एफोर्डेबिलिटी वाली जो बात है ना, वो सबसे डोमिनेंट होगी। अगर भगवान ने आपको इनकम दिया है और एफोर्डेबिलिटी है तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये सबको ले लेना चाहिए। हो सकता है कि मार्केटिंग के प्रेशर में कोई ले भी ले, लेकिन क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे, क्या आप प्रीमियम दे पाओगे, ये सोचना जरूरी है। इसलिए मेरा आपके दर्शकों को ये राय रहेगा कि 10, 12, 15, 20 तक का जो बेस प्रीमियम है वो आप ले लीजिए, और बाकी जो कवर है उसको आप सुपर टॉपअप और टॉपअप, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, उससे आप सप्लीमेंट कीजिए। ये एक वायबल और बोलते हैं ना सस्टेनेबल एफर्ट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन सर आपने दिया है। सर, अब ग्राहकों को बड़ा हेल्थ कवर लेते समय, मान लीजिए अगर कोई लेता है तो उसे सिलेक्ट करता है, तो उस समय सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? प्रीमियम, नेटवर्क, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें, क्लेम रिकॉर्ड, या पॉलिसी की जो शर्तें होती है, कंडीशंस होती हैं उन पर? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ा तो है ऑफ कोर्स है कि जब आप इतनी बड़ी पॉलिसी ले रहे हैं 1 करोड़ की, तो आप एक पढ़े लिखे और अच्छे इनकम वाले व्यक्ति तो होंगे। तो फिर आप जब भी पॉलिसी लें, एजेंट हो या ब्रोकर हो, जो भी, उनके साथ डिस्कस करें कि पॉलिसी में क्या फैसिलिटी मुझे मिलना है। अदरवाइज देखिए, जो अभी स्थिति है, लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी के हर बड़े जो हॉस्पिटल नेटवर्क है उनके साथ टाई अप होता है, वो इशू नहीं है। मेरा यहाँ सजेशन सिर्फ ये होगा कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, अपने और अपने परिवार का जो हेल्थ स्टेटस है, प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त वहां किसी भी चीज को सप्रेस न करें। सबसे बड़ी दिक्कत वहां होती है कि हम लोग ब्लैंक पे दस्तखत कर देते हैं और बाकी चीजें बोलते हैं एजेंट को या एडवाइजर को कि आप खुद भर देना। ये गलती मत करें, क्योंकि हेल्थ क्लेम के रिजेक्शन में जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो होता है जिसको लोग बोलते हैं सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। हमें हल्का डायबिटिक है लेकिन हमने बताया नहीं, वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त ज्यादा ध्यान रखें। बाकी चीजें समय के साथ इंडिया में चीजें बहुत स्टेबलाइज हो चुकी हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी जो 1 करोड़ का बीमा अगर बेच रहा है, तो जहां तक हॉस्पिटल नेटवर्क वगैरह की बात है, टर्म्स कंडीशन की बात है, मोर और लेस अब एक जैसे होते जा रहा है। बिल्कुल। तो प्रपोजल, जब भी आप पॉलिसी लें, प्रपोजल फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है और सारी डिटेल्स आपको ध्यान से देनी है।
आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश में पहली बार आईसीयू के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक तय किए गए हैं। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत अब हर आईसीयू को 3 अलग अलग स्तरों में बांटा जाएगा। इनमें बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग सिस्टम, डॉक्टर्स और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता जैसे मानक तय किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे गंभीर मरीजों के इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी और अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज की असमानता कम की जा सकेगी। ये फैसला देश के करीब 71,000 अस्पतालों और 13,80,000 से ज्यादा पंजीकृत डॉक्टर्स पर असर डालेगा। सर, ये देश में पहली बार आईसीयू के लिए राष्ट्रीय मानक जो तय किए गए हैं, आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे गंभीर मरीजों के इलाज की जो क्वालिटी है, क्या वाकई में वो सुधर जाएगी? सबसे पहले तो हमें अंजलि जी ये मानना चाहिए कि ये जो मानक बना है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बना है। यानी ये कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ केयर का जो एक व्यवस्था है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कोई ना कोई केस गया होगा, कोई शिकायत गई होगी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों में बहुत ही गलत प्रोसेस देखा होगा और तब उन्होंने ये डिक्टेट किया है भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कि आप इन तरह की 3 कैटेगरी का आप इन्फोर्समेंट करें। तो दुख की बात यह है कि जो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, खुद जो हेल्थ के जो प्रोवाइडर हैं हॉस्पिटल उनको करना चाहिए था, वो ये काम डंडे के जोड़ पे कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हैविंग सेड सो, जब आदेश आ गया है तो इसको अगले, मेरे ख्याल से ये 20 अप्रैल के आसपास सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है और इसको अगले 1 महीने के अंदर में इंप्लीमेंट करना है। होता क्या था कि आईसीयू के नाम पे जो लूट होती है ये सर्व विदित है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत शिकायतें आती हैं। शिकायतें तो यहां तक आती हैं कि डेड बॉडी को भी आईसीयू में 4 दिन रखा जाता है। अब इस तरह का एक्सट्रीम इनह्यूमन कंडीशन की भी शिकायतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी बुरी थी। आईसीयू में जो रेट होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। हॉस्पिटल्स के ये बहुत ही आसान काम है कि अगर अपना इनकम बढ़ाना है तो जिस मरीज का ट्रीटमेंट एक जनरल वार्ड में भी हो सकता है उसको भी आईसीयू में डाल दो। अब ये दुर्भाग्य की बात है लेकिन ये हकीकत है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है तो कहीं ना कहीं जब 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे आईसीयू को, उनके रेट भी डिफरेंशियल होंगे। अदरवाइज एक बी कैटेगरी का आईसीयू भी वही चार्ज करता है जो ए कैटेगरी का करता है, तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर के लिए हानिकारक है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब हम क्लेम का पैसा ज्यादा देते हैं तो घुमा फिरा करके वो फिर प्रीमियम इंक्रीज करता है। तो ये जो स्टेप लिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कितने सालों से भारत में एक हेल्थ रेगुलेटर, हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर की डिमांड है, पेंडिंग है। कुछ अथॉरिटीज हैं जो कि हॉस्पिटल को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन जो प्राइसिंग पे जो कंट्रोल वाली बात आती है वो अभी भी गायब है, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं इस स्टेप को जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया है इसकी मैं अप्रिशिएट करता हूं, इसकी बहुत ही स्वागत योग्य है और उम्मीद है कि कम से कम ये कुछ कंट्रोल हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में लाएगा। बिल्कुल, और बदलाव इससे किस तरीके का देखने को मिलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं शो के अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान की। इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और देखिए, जानो फिर मानो में आज का जो हमारा प्लान है उसका नाम है कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं आपको मैं बताऊंगी, इसके बाद अंजलि हमारे गेस्ट से डिस्कस करेंगी कि क्या आपको इस प्लान के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बड़ा लाइफ कवर आपको इसमें मिल जाता है। कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवर आपको यहाँ मिलता है, प्रीमियम कम देना पड़ेगा लेकिन आपकी सिक्योरिटी जो है, कवरेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए से यहाँ पर शुरू होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर है। इसके अलावा परिवार को लंबी अवधि की सुरक्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए या आपके परिवार के लिए अच्छा है, लंबी अवधि तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा 85 साल की उम्र तक लाइफ कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब तक आप 85 साल के होंगे तब तक लाइफ कवर भी आपको मिलता है। आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ इसके अंतर्गत आता है। देखिए, प्योर टर्म प्लान है, नॉन लिंक टर्म इंश्योरेंस प्लान ही है। यहाँ पर मार्केट से लिंक नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा पर जो है फोकस करता है, केवल सुरक्षा पर इसका फोकस रहता है। सेविंग्स नहीं, बड़ा रिस्क कवर यहाँ पर ये आपको प्लान जो है कोटक का दे देता है। परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी ये जो है प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे और क्या इसके फीचर हैं। देखिए,
महिलाओं को खासा फायदा इसमें मिलता है। कैसे? महिलाओं के लिए तो प्रीमियम कम रखा गया है, कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा 16% तक की विशेष छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है। प्रीमियम की बात करें तो लंबे समय में कम लागत यहाँ पर आपकी हो जाती है, यानी कि आपको सिक्योरिटी जो है लॉन्ग टर्म की मिलेगी, लेकिन पैसा आपकी तरफ से कम लगेगा। इसके अलावा परिवार की आसान सुरक्षा, यहाँ पर आपका पूरा परिवार जो है इजीली इसमें कवर हो जाता है, उनकी भी सुरक्षा यहाँ पर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखिए तुरंत क्लेम सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम आने पर फास्ट पेमेंट सुविधा आपको मिल जाती है। अगर ऐसी स्थिति आ गई है जहां आपको क्लेम करना पड़ रहा है तो आपको एकदम फास्ट पेमेंट की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। 2 लाख तक इंस्टेंट क्लेम सपोर्ट आपको मिलता है। 2 लाख रुपए तक इंस्टेंटली आपके पास या परिवार के पास जो है पहुंच जाएंगे। परिवार को तुरंत आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती है। संकट के समय में आर्थिक राहत कोटक का ये प्लान जो है आपको दे देता है। आगे बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शन आपके पास है। इसमें रेगुलर और लिमिटेड जो है पे विकल्प यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही सिंगल प्रीमियम सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि एक बार में आप प्रीमियम चाहें तो पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पर आप दे सकते हैं। मासिक से सालाना भुगतान के विकल्प भी आपके पास है। अगर आप मंथली चाहें कि आप प्रीमियम देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप ईयरली चाहें प्रीमियम देना वो भी आपके पास है। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत के अनुसार आपको यहाँ पर प्लानिंग आपकी करने का मौका इस प्लान के अंतर्गत मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और क्या की फीचर्स हैं इसके, देखिए राइडर का अतिरिक्त फायदा आपको मिलता है। आप इस प्लान में एक राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। एडिशनल एक्सीडेंट कवर जोड़ने का विकल्प यहाँ पर है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर की सुरक्षा यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स आप यहाँ पर जुड़वा सकते हैं इस प्लान में। डिसेबिलिटी बेनिफिट सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ ही अतिरिक्त जोखिम से सुरक्षा भी आपको मिल जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो उससे भी आपको बचा लेता है। और देखिए हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट भी इसमें है। हेल्थ सपोर्ट सेवाएं यहाँ पर शामिल है इस प्लान में। साथ ही टेलीमेडिसिन सुविधा भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलती है। टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी आपके पास है, यानी कि फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे डॉक्टर जो है कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही पर्सनल मेडिकल सपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पर आपको इस प्लान में कोटक के मिल जाती है। और बेहतर लाइफस्टाइल पर फोकस ये पूरा प्लान जो है करता है। आगे बढ़ेंगे, युवा प्रोफेशनल के लिए बेहतर है। जो लोग यंग हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए प्लान जो है बेहतर विकल्प बन सकता है। बाकी जो क्या कुछ इस पर आपको करना चाहिए हमारे गेस्ट बताएंगे। साथ ही लंबी अवधि में बेहतर आर्थिक सुरक्षा ये आपको दे देता है, एक अच्छी कवरेज आपको दे देता है। वेतनभोगी ग्राहकों को अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि जो लोग वेतनभोगी हैं उनके लिए अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा भविष्य की जिम्मेदारियों का समाधान, यानी कि देखिए क्योंकि टर्म प्लान है, आपके परिवार की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां जिनको आप पहले से जिनका समाधान करके आप चल रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा ये जो तमाम इसके फीचर्स थे ये थे। यंग लोग इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे अंजलि डिस्कस करके आपको बताएंगी कि क्या वाकई में आपको ये प्लान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ इसके अच्छे फीचर्स हैं, क्या कुछ खामियां इसमें इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए। चलिए सर के पास चलते हैं। सर, अभी दिव्या की ओर से कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान के जो फीचर्स बताए गए, कम प्रीमियम में 2 करोड़ जैसे बड़े कवर का दावा इसमें किया जा रहा है। क्या ग्राहकों को सिर्फ कवर देखकर फैसला लेना चाहिए या बाकी शर्तें भी उतनी ही जरूरी हैं? देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो सबसे सिंपल प्लान होता है आइडियली, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु वगैरह नहीं होता है। तो वहां मैंने एक बार पिछले भी एपिसोड में मैंने कहा था कि अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है तो उसमें केवल 2 चीजें आप देखिए। एक तो कंपनी का रिपुटेशन कैसा है। वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो इंडिया में जो भी 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं सभी अच्छी हैं, क्योंकि किसी ने टर्म इंश्योरेंस प्लान वगैरह में अनलेस अनटिल कोई खास वजह हो क्लेम को रिजेक्ट कोई करता नहीं है। फिर भी दिल को अगर और थोड़ा सा कंसोल मतलब उसको मजबूत करना है तो मैंने हमेशा कहा है कि जो टॉप की कंपनियां उसमें से जहां भी प्रीमियम सस्ता हो आप ले सकते हैं। लेकिन जो फीचर अभी आप डिस्प्ले कर रही हैं उसमें 2-3 चीजें अच्छी हैं इस प्रोडक्ट में। एक तो है कि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ है, तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूं, अब डिपेंड करता है ना, हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफाइड सेगमेंट होता है। तो इन्होंने 2 करोड़ का मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो यंग हैं, जो टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं और प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। एक चीज और जो दिखाई दे रही है कि इसमें कहीं ना कहीं महिला के लिए कुछ विशेष सुविधा है। संभव है कि महिलाओं के लिए प्रीमियम कम हो, लेकिन ये कोई बहुत सुविधा नहीं है, क्योंकि आप जानती होंगी कि जो मोर्टेलिटी होता है वो महिलाओं का कम होता है। तो रेदर आज के डेट में जो इंश्योरेंस कंपनियां ये थोड़ी बहुत छूट महिलाओं को दे रही है, ये उनका हक बनता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर की भी सुविधा यहाँ दिख रही है, बाकी जो राइडर होते हैं एक्सीडेंटल राइडर। तो कुल मिलाकर के अच्छी पॉलिसी लग रही है। इसमें
मेडिकल हेल्थ वगैरह के भी जो चीजें दिखाई जा रही हैं, हेल्थ सपोर्ट सेवाएं शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये जो अप्रोच है वो ये है कि न सिर्फ लोगों को का जीवन का जो इंश्योरेंस है वो किया जाए, साथ में उनको हेल्दी बनाए रखने का भी प्रयास किया जाए। और देखिए युवा प्रोफेशनल के लिए बेहतर है, तो मैंने जैसा कि कहा ये जरूर कहीं ना कहीं यंग पॉपुलेशन को ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये पॉलिसी 85 साल की उम्र तक चलती रहेगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छी पॉलिसी लग रही है। डिपेंड करता है, सब कुछ फाइनली बॉइल्स डाउन टू द लेवल इसका प्रीमियम कितना है, क्योंकि कोई भी चीज का कंपैरिजन करना है तो इनपुट आउटपुट का ही कंपैरिजन किया जा सकता है। हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं इस बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो जब तक प्रीमियम डिस्क्लोज ना हो तब तक ये पॉलिसी कितनी अच्छी है कहना मुश्किल है। हाउएवर लुकिंग एट द ब्रॉड फीचर्स इट्स वेरी मतलब वेरी अट्रैक्टिव प्लान। बिल्कुल सर, स्पेशल एग्जिट बेनिफिट और प्रीमियम वापसी जैसे फीचर्स भी ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, इस पॉलिसी में भी वैसा ही है, लेकिन क्या इससे प्रीमियम महंगा भी हो सकता है? अब देखिए सब डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने कहा कि फीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम कितना है उसके ऊपर आदमी कंक्लूड कर सकता है कि ये पॉलिसी कितनी अच्छी है। फीचर्स अच्छे हैं और अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स तो बिल्कुल लेने लायक प्लान होगा ये। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, आज के दौर में टर्म प्लान लेते समय ग्राहकों को सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बड़ा कवर, क्लेम सेटलमेंट या कंपनी की विश्वसनीयता? देखिए कंपनी की विश्वसनीयता और जो क्लेम सेटलमेंट का बात है कि शुरू में ही मैंने कहा कि अगर आपने प्रपोजल फॉर्म में कोई भी चीज छिपाई नहीं है, यानी आपने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस नहीं किया है, तो कंपनी जो भी इंडिया में है उसकी कोई हैसियत नहीं है कि आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर दे। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिया के 3 इंश्योरेंस कंपनी में इन सब चीजों का जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है उसका मैं मेंबर हूं। तो कोई भी कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है अगर आपने प्रपोजल में सारे डिटेल को सच्चाई के साथ बयान किया है। तो ये तो बिल्कुल है। अब रही बात सुविधा के अनुसार, तो हर इंश्योरेंस कंपनी का आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में सबका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98-99% के आसपास होगा, खास करके जो ऊपर की जो टॉप 10 कंपनियां हैं। तो केवल मेरा हमेशा गुजारिश रहेगा हर श्रोताओं से, प्रपोजल भरते वक्त आप कोई भी चीज को न छिपाएं, एक एक लाइन आप पढ़ें और उसको सही ढंग से जवाब दें। संभव है कि आपको छोटी मोटी बीमारी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जब बताएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बीमा नहीं मिलेगा। यस, आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन प्रीमियम को बचाने के लिए आप कभी भी कोई भी चीज को गलत न बताएं। मेरा सिर्फ आपसे यही गुजारिश रहेगी। बिल्कुल सर, एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूंगी आपसे, अभी भी हम देखते हैं इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं वो तेजी से टर्म इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अभी भी वो लोग वो इसे सिर्फ एक जरूरत मानते हैं या फिर खर्च मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो युवा वर्ग है वो हमसे बेहतर समझता है और अपना डिसीजन लेता है। और जमाना बदल गया है मैम। आज से 20-25 साल पहले सेविंग के नाम पे केवल फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक का MIS और इंश्योरेंस की पॉलिसी, उस वक्त केवल LIC हुआ करता था, यही होते थे। आज हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इतने डिफरेंट एवेन्यूज हैं कि लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी को केवल इंश्योरेंस के लिए लेना शुरू कर दिया है। और जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में बात करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस इज द ओनली ऑप्शन। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये समय की मांग है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा दिखेगा कि यंग लोग केवल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना सेविंग, रिटायरमेंट सेविंग हो या नॉर्मल सेविंग हो, उसके लिए वो बैंक का डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट हो या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या अल्टरनेट फाइनेंस के जो इन्वेस्टमेंट है, यानी लोगों की जानकारी बढ़ी है। मेरे स्टूडेंट जो कि 22-24 साल के होते हैं वो भी आजकल स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा लगता है देख करके कि दे आर सो नॉलेजेबल एंड सो रिस्क टेकिंग भी कह सकती हैं। आज के डेट में अभी यंग है, दे कैन टेक द रिस्क। तो ये ट्रेंड हेल्दी ट्रेंड है, इसमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और समय के साथ ये यही रहेगा। इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क कवरेज, इन्वेस्टमेंट इज इन अदर डोमेन। तो ये तो रहेगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके। पॉलिसी पर आपने बात की, इसके अलावा खबरों पर भी आपने बात की। थैंक यू वेरी मच।
तो ये थी बीमा क्षेत्र से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। साफ है कि देश में बीमा की जरूरत और जागरूकता दोनों तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिसी खरीदना ही काफी नहीं, उसकी शर्तों और सही कवरेज को समझना भी बेहद जरूरी है। जागरूक रहिए, सही जानकारी के साथ ही फैसला लीजिए। नमस्कार।